हेलो दोस्तों। अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच फिर से युद्ध शुरू हो गया है। दोस्तों, गाजा पट्टी क्या है, वेस्टर्न बैंक क्या है, हमास क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। और इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में। दोस्तों, इस दोनों के बीच की लड़ाई हज़ारों साल पुरानी है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था हज़ारों साल पहले। दोस्तों, करीब 1047 की बात है, अराउंड 1047 की बात है, जब कोई फिलिस्तीन देश का नाम ही नहीं था, कोई फिलिस्तीन नामक देश ही नहीं था, सिर्फ इजराइल नामक देश था। और उस समय सुलेमान नाम का राजा राज करता था। और उस समय जेरूसलम जो है उसकी राजधानी थी। और जेरूसलम में ही सुलेमान ने एक पवित्र स्थल माउंट टेम्पल नामक स्थान बनाया था। लेकिन जैसे सुलेमान का साम्राज्य खत्म हुआ, दोस्तों, जब सुलेमान साम्राज्य का समाप्ति होता है तो 586 बीसी के अराउंड में बेबीलोन का साम्राज्य का आगमन होता है। और बेबीलोन का साम्राज्य जब आता है, जब माउंट टेम्पल को बनाया जाता है सुलेमान के द्वारा, उस टेम्पल को तोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर से आगमन होता है आपका एक पार्सियन साम्राज्य का। पार्सियन साम्राज्य जब आता है तो उस मंदिर को फिर से बनाया जाता है, माउंट टेम्पल को। और इस बार उस टेम्पल का नाम रख दिया जाता है सेकेंड माउंट टेम्पल। उसके बाद फिर से पार्सियन साम्राज्य का अंत होता है तो फिर आता है रोमन साम्राज्य, और यही सबसे बड़ी वजह है। और जब रोमन साम्राज्य वहाँ पे आता है तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। तो रोमन साम्राज्य जब फिर इजराइल में आती है तो फिर से उस टेम्पल को तोड़ दिया जाता है। और जितने भी वहाँ पे यहूदी जितने भी रहते हैं वहाँ से उस सबको भगा दिया जाता है, सभी को भगा दिया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ यहूदी वहाँ पे रुक जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी पे अत्याचार हुआ है तो वो यहूदियों पे हुआ है। क्योंकि जब मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा तो आप खुद समझ जाइएगा कि हाँ, ये सही है। दोस्तों, जब रोमन साम्राज्य से सारे यहूदियों को निकाल देता है तो वहाँ कुछ यहूदियों बच जाते हैं, कुछ यहूदी बच जाते हैं। उसी यहूदी के बीच एक परिवार होता है, उस परिवार में होता है ईसा मसीह का जन्म होता है। ईसा मसीह का जन्म जब होता है तो ईसा मसीह जब बड़ा होता है तो वह यहूदी न बनकर वो क्रिश्चियन बन जाता है, वो क्रिश्चियन का ज्ञान देने लगता है। जैसे हम आप हिंदू धर्म में देखिए तो बौद्ध, जैसे आप महात्मा बुद्ध कहते हैं, वह भी एक हिंदू था, लेकिन उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और एक बौद्ध धर्म का संगठन किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसी तरह ईसा मसीह थे यहूदी, लेकिन उसने क्रिश्चियन धर्म अपनाया और क्रिश्चियन के बारे में सभी को बताया। लेकिन यही बात जो है यहूदियों को पसंद नहीं आई और यहूदियों ने उस ईसा मसीह को सूली पे लटका दिया। इसके बारे में आप कहानी तो सुने ही होंगे। ये था इसका बेसिक नॉलेज, बेसिक स्थिति, जो कि ये बात क्रिश्चियन लोगों को अच्छी नहीं लगी। ये बात क्रिश्चियन लोगों को अच्छी नहीं लगी और जितने भी यहूदी बचे हुए थे इजराइल में, उस सभी यहूदियों को फिर से मार पीट के भगा दिया जाता है। और वही यहूदी सारे यूरोप में जाकर बस जाते हैं। देश था यहूदियों का, लेकिन यहूदियों को वहाँ से भगा दिया जाता है। भगाने का कारण तो आपको समझ में आ गया। लेकिन फिर ये युद्ध फिलिस्तीन और इजराइल के बीच फिर से कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये यहूदी और फिलिस्तीनी के बीच मुस्लिम के बीच कैसे स्टार्ट हुआ, अब इसके बारे में समझते हैं। जब रोमन साम्राज्य पूरे यहूदियों को निकाल के फेंक देता है इजराइल से, तो वहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम का राज हो जाता है। लेकिन यह बहुत दिन तक चलती है। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध आती है 1914 के लगभग में, 1914 से 18 के बीच हम लोग का प्रथम विश्व युद्ध चला था। दोस्तों, जब जर्मनी और ब्रिटेन का विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो जर्मनी जो है ओटोमन साम्राज्य का साथ दिया और यहूदियों का साथ नहीं दिया। वह यहूदियों के सख्त खिलाफ थे। तो ब्रिटेन ने सोचा क्यों ना हम यहूदियों को आपस में मिला ले और ये युद्ध को जीत ले। तो जितने भी यूरोप में यहूदी बसे थे वो सबको अब मिला लिया और उसे बोला गया कि अगर आप मुझे मेरा साथ देंगे, अगर मेरे तरफ से अगर लड़ाई लड़ते हैं जर्मनी के खिलाफ, तो हम आपको फिर से बसाने का सपना पूरा करेंगे इजराइल में। तो वही होता है, यहूदी मिल जाते हैं ब्रिटेन की तरफ
और जर्मनी को हरा देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ भी देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा होगा कि उस युद्ध में 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मारे गए थे। तो यहाँ भी यहूदियों का ही नुकसान हुआ था। अपना साम्राज्य को बचाने के लिए यहूदी ने बलिदान दिया अपना। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने सारे यूरोप में जितने भी यहूदी थे सबको एक एक करके बारी बारी इजराइल में बसाने लगा। कुछ पैसे देकर, किसी को हथियार देकर, कुछ से कुछ देकर इजराइल में बसाने लगा। जब थोड़े बहुत इजराइल वहाँ पे बस गए तब तक में विश्व सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। और इस बार कहा जाता है कि अगर इस बार आप मेरा साथ देंगे, ब्रिटेन के द्वारा कहा जाता है, ब्रिटेन और USSR, जिसे अभी रूस के नाम से जाना जाता है, और US, ये सभी एक साथ ही थे द्वितीय विश्व युद्ध में भी। तो जब बोला जाता है यहूदियों को ब्रिटेन के द्वारा कि इस बार अगर आप मेरा साथ देंगे तो इस बार आपको डेफिनेटली बसा दिया जाएगा। तो वही होता है कि यहूदी फिर उसका साथ देते हैं। इस बार उसका 30 से 40 लाख जवान फिर से शहीद होते हैं यहूदियों का। तो फिर जब विश्व युद्ध खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तो यहूदी सोचते हैं कि अब ब्रिटेन अपना कहा गया वादा पूरा करेगा। तो उस समय UN का स्थापना होता है 1948 में। UN सारे देश ने मिलकर स्थापना करता है कि सभी देशों की रक्षा करेगा। तो इजराइल में बसाया गया था यहूदियों को, वो बहुत ही कम परसेंटेज में था, बहुत कम परसेंटेज में था। आपको अभी इसके द्वारा हम समझाएंगे। तो जब यहूदी को इजराइल में भेज दिया गया दोस्तों, जब UNO का स्थापना होता है तो ब्रिटेन ने UNO में बेलफोर डिक्लेरेशन नामक एक कागज पेश किया जाता है, जिसके ऊपर कहा जाता है कि यहूदियों को एक देश मिलना चाहिए, एक स्थान मिलना चाहिए। तो UNO तो आप समझ गए होंगे, UNO में रूस थे, ब्रिटेन थे, अमेरिका थे, ये तीनों मिलकर दबदबा बनाकर इजराइल में यहूदियों को तो बसा दिए। मैं आपको मैप से समझाने का कोशिश करूँगा। जब 1948, यहाँ पे सिंबल मैंने बना दिया है, अगर ये डॉट डॉट है तो फिलिस्तीन समझिएगा, और जो वाइट में पूरा है उसे इजराइल समझिएगा। अब समझिए यहाँ मैप में दोस्तों, जब 1948 में पूरे कब्जा था फिलिस्तीन का, इजराइल नामक कोई देश ही नहीं था। ये स्टार जो मैंने बनाया है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्टार का मतलब है जेरूसलम। इसका भी कहानी है, आपको समझ में आएगा। 1948 के पहले फिलिस्तीन पूरा का पूरा देश फिलिस्तीन था, लेकिन 1947 में जब UNO के द्वारा डिक्लेरेशन दिया जाता है कि इजराइल भी एक देश है, तो देश को काट दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि UNO कितना बड़ा गलती किया था कि देश को काटा कैसे था। ये आपका हो गया फिलिस्तीन और ये हो गया आपका इजराइल। अगर बांटने का इतना ही शौक था तो भाई ऐसे बांट देते, ये कौन सा तरीका है बांटने का। और इस तरीके से बांटा कि आगे चल के फिर युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो सबसे बड़ा फायदा अमेरिका, ब्रिटेन, यही सबको होता है। इसलिए होता है कि हथियार तो यहीं से जाते हैं, हथियार तो यही बेचेगा। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान को ही देख सकते, जब इंडिया का बंटवारा हुआ था तो आधा पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट साइड थे और आधा पाकिस्तान इंडिया के ईस्ट साइड थे। मतलब कि दो तरफ पाकिस्तान और बीच में इंडिया। वो तो इंडिया ने युद्ध करके बांग्लादेश एक देश बना दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ ये चीज़। ये सब गड़बड़ घोटाला है। तो ऐसा देश तो बना दिया 1947 में। आप देख सकते हैं 1947 में ये है आपका इजराइल का नक्शा। ये आपका 48% है, आपका 48% फिलिस्तीन और 44% इजराइल। बाकी का 8% जो बचता है, बाकी का 8% UNO अपने पास रखता है। और UNO किस स्थान को अपने पास रखता है? जेरूसलम को। मैंने जो स्टार जो बनाया था, स्टार वही है जेरूसलम। उस जेरूसलम को अपने पास रखता है UNO इसलिए अपने पास रखता है क्योंकि जेरूसलम जो है मुस्लिम का, यहूदियों का और क्रिश्चियन का, तीनों का पवित्र स्थल है, इसलिए इसको अपने पास रखा UNO। जब इतना हो गया, जब ब्रिटेन अस्थायी रूप से एक देश बनवा दिया, तो जब ब्रिटेन अपना कब्जा फिलिस्तीन पर से हटकाकर यहूदियों को सौंप के वापस आता है, तो अगले ही दिन फिलिस्तीन ने
इजराइल मतलब कि जो यहूदी वहाँ पे बसे थे, इजराइल नामक देश जो बसाया गया था, उसके ऊपर युद्ध चालू कर देता है। लेकिन इस युद्ध में फिलिस्तीन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस युद्ध 1948 में युद्ध होता है और आप देख सकते हैं कि जो नक्शा में आप यहाँ है, फिलिस्तीन इतना बच जाता है, बाकी के ऊपर इजराइल का कब्जा हो जाता है। पहले इतना था फिलिस्तीन का, जब फिलिस्तीन युद्ध करता है इजराइल के ऊपर तो इजराइल बचे हुए शहर को भी कब्जा कर लेता है और थोड़ा बच जाता है, इतना भाग में फिलिस्तीन बच जाता है। जब इसके बाद जब फिलिस्तीन वाले समझ जाते हैं कि हम इजराइल से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन एक मन मुटाव होता है कि कोई हमारे देश पे कब्जा करके और वो मेरे देश को हथिया लिया है, मतलब कब्जा कर लिया है, तो एक मन में खटाव सा रहता है, खटास सा रहता है। लेकिन 1956 में आप इस मैप को देख सकते हैं। ये इजिप्ट है, ये आपका इजिप्ट का ये एक भाग है, और ये स्वेज नहर है, और ये इसके करीब में है इजराइल, इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ। और इजराइल पे जितने भी अरब कंट्री हैं, अरब कंट्री में तो मुस्लिम ज़्यादा है, ज़्यादातर कि अधिकतर मुस्लिम ही है, और वह चिड़चिड़ापन रहता है इजराइल के साथ। इसलिए रहता है क्योंकि ये यहूदी है, और यहूदी ने सारे मुसलमानों को, सारे फिलिस्तीन को हटका कर कब्जा कर लिया है। इसलिए अरब देश के जितने भी कंट्री हैं, 7 कंट्री, वो सब इसके खिलाफ रहते हैं। दोस्तों यहाँ तक तो आपने समझ लिया। आगे की बात है कि इजिप्ट और फ्रांस दोनों ने मिलकर इस स्वेज नहर का निर्माण करता है। इजिप्ट और फ्रांस मिलकर स्वेज नहर का निर्माण करता है, लेकिन आगे जो है इजिप्ट के पास पैसा खत्म हो जाने की वजह से स्वेज नहर का जितना भी शेयर रहता है, शेयर वह इजिप्ट जो है ब्रिटेन के पास बेच देता है। तो ब्रिटेन शेयर खरीद लेता है। अब स्वेज नहर पे कब्जा इजिप्ट का हट जाता है। अब स्वेज नहर पे कब्जा हो जाता है फ्रांस और ब्रिटेन का। लेकिन इसी के बीच इजिप्ट में नासिर नाम का 1956 में एक शासक आता है, नासिर। उसने साफ मना कर देता है कि स्वेज नहर इजिप्ट में है तो इस पे अधिकार इजिप्ट का होगा। तो इससे जो है फ्रांस और ब्रिटेन भड़क जाते हैं। भड़क इसलिए जाते हैं क्योंकि इसके पहले जो इस पे शासन करने वाले थे इजिप्ट पे, उसने तो इसे बेच दिया था। लेकिन यही बात पसंद नहीं आई ब्रिटेन और फ्रांस को। और यहाँ पे ये नासिर ने क्या बोलता है, ये भी मुस्लिम कंट्री है इजिप्ट, और ये भी इजराइल के साथ इसका भी सही संबंध नहीं था, और यह भी अरब कंट्री के साथ था। तो इजिप्ट ने इजराइल को मना करता है कि मैं अपने देश के होते हुए आपको व्यापार मतलब कि कोई भी ट्रेड नहीं करने दूंगा, कोई भी व्यापार नहीं करने दूंगा। तो ये इजराइल गुस्सा हो जाता है। तो फ्रांस और ब्रिटेन और इजराइल तीनों ने मिलकर इजिप्ट पर हमला कर देता है, और इजिप्ट का ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं जो डार्क में है, डार्क ब्लैक में मैंने बनाया है, इसे कब्जा लेता है। तो इजिप्ट ने यूएनओ में एक पार्टीशन फाइल करता है, जिसके बाद यूएनओ जो है इसमें शामिल होता है, और इस इजराइल को कहा जाता है कि आप जो मिस्र का कब्जा किए हुए ज़मीन को वापस लौटा दीजिए। लेकिन मिस्र ने कहा कि मैं लौटा तो दूंगा, लेकिन एक पार्टीशन बनाया जाए, एक फाइल बनाया जाए कि आगे कभी भी हमें इस रास्ते से व्यापार करने के लिए नहीं रोका जाए। तो वही होता है, समझौता होता है इजराइल के साथ, और इजराइल इसे वापस कर देता है। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इजराइल ने मिस्र के इस भाग पे कब्जा कर लिया था, फिर इसको इजराइल ने छोड़ दिया। लेकिन फिर यही घटना एक बार फिर घटती है, जब यूएई और ओमान के बीच हरमुज की खाड़ी में फिर से इजराइल को रोका जाता है जाने के लिए। तो इस बार होता है कि जितने भी अरब कंट्री होते हैं वो पहले ही सचेत हो जाते हैं कि इजराइल जो है फिर से मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं। इससे पहले इजराइल उस पर अटैक करता, अरब देश वाले मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इजराइल ने सातों के सातों अरब कंट्री को हरा देता है। और इस बार दाव हो जाता है पूरा तरह से उल्टा, पूरा तरह से दाव भारी पड़ जाता है फिर से अरब कंट्री पर। इस बार होता क्या है, इजिप्ट का यह क्षेत्र अपनाने के बाद यह इजराइल के गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक को भी पूरी तरह से क्लीन कर देता है, मतलब कि सभी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है।
आपको बता दें कि वीडियो की शुरुआत में आपको गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक के बारे में बताए थे। तो यही जो जगह बचा हुआ था इजराइल के फिलिस्तीन के पास, ये है आपका गाजा पट्टी और ये है आपका वेस्टर्न बैंक। इसको भी पूरी तरह से कब्जा लेता है कौन? इजराइल, जब अरब कंट्री वाले इस पर कब्जा करके नहीं हरा पाता है तो। लेकिन फिर आता है यूएनओ का, फिर आता है शामिल होता है यूएनओ इसमें, और फिर यूएनओ जो है इजिप्ट का ये वाला भाग दिला देता है, लेकिन इजराइल जो है इस बार मना कर देता है गाजा पट्टी वेस्टर्न बैंक को देने से फिलिस्तीन को। लेकिन वही फिर यूएनओ फिर ज़्यादा बोलने के बाद जो है इजराइल के पास ज़्यादा बोलने के बाद फिर 1993 में 1993 में फिर इजराइल जो है इस गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक को छोड़ देता है। लेकिन उस समय यूएनओ जो है एक कागज़ तैयार करवाया जाता है, एक पार्टीशन तैयार करवाया जाता है और इजराइल को बोला जाता है कि आप जो है आप फिलिस्तीन के एरिया में कब्जा नहीं करेंगे, और फिलिस्तीन को भी बोला जाता है कि आप भी अपने मुल्क में जितना आपका 12% बचा हुआ है फिलिस्तीन, आप शांत रहेंगे उस समय। तो ये बात तो हो जाती है। लेकिन 1993 के बाद फिर से इजराइल रुकता नहीं है। इजराइल इसलिए नहीं रुकता है, वह अपने पुराने ज़िंदगी पुराने इतिहास के बारे में जाना होता है कि हम लोगों ने कितना जो है मेहनत किया है इसके लिए, इसलिए वो जो है ना फिर जो है फिलिस्तीन पर अटैक करता है इजराइल। इस बार इजराइल फिलिस्तीन पर फिर से अटैक करता है, तो इसमें यूएनओ जो है गुस्सा हो जाता है, यूएनओ गुस्सा हो जाता है। लेकिन फिलिस्तीन वाले समझ जाते हैं कि इजराइल जो है बिना पूरा कब्जा किए बगैर रुकने वाला नहीं है, इसलिए तब जाकर जो है गाजा पट्टी जो है आपको दिख रहा है, गाजा पट्टी में जाके हमास नामक आतंकवादी संगठन का बनाया जाता है। हमास नामक आतंकवादी संगठन तब बनाया जाता है इजराइल से लड़ने के लिए। तो वही हमास है जो कि बार बार जो है इजराइल के ऊपर अटैक करता है आयरन रॉड नामक छोटे रॉकेटों से, जो कि ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है ये। लेकिन इंसान के लिए तो कोई भी रॉकेट हो या कोई भी बम हो तो नुकसानदायक ही होता है, लेकिन उतना ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाता है। तो गाजा पट्टी से ही हमास ने जो है इजराइल के ऊपर अटैक करते रहता है अमूमन। जो अभी भी आपने हाल में न्यूज़ में सुना होगा कि हमास जो है अटैक कर रहा है। तो हमास एक आतंकवादी संगठन है इसका, फिलिस्तीन का। ये इसलिए बनाया गया, अपने सेफ्टी के लिए बनाया था फिलिस्तीन ने, क्योंकि अगर ये नहीं बनाता तो इजराइल पूरी तरह से कब्जा कर लेता। फिर भी इजराइल को आप समझते हैं वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। सऊदी अरब, मिस्र, अरब और जॉर्डन, यूएई, इराक, ईरान सबको मिला के जो है ग्रेट इजराइल बनाना चाहता है इजराइल, ये बात है। तो वही हमास जो है अटैक करते रहता है हाल फिलहाल। लेकिन 2021 में ऐसी घटना घटी जो कि बहुत गंदी घटना एक तरह से बोला जाता है। जब इजराइल जो है अटैक करता है फिलिस्तीन के ऊपर, तो फिलिस्तीन के अंदर ही आपका है जेरूसलम। जेरूसलम में आपको बताया था कि जेरूसलम में तीनों धर्म के जो है प्रसिद्ध स्थल है, पवित्र स्थल है। तो इसकी जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद होता है। अल-अक्सा मस्जिद जो मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, अल-अक्सा मस्जिद। उसी के अंदर जो है यहूदी बिना जूता चप्पल खोले, मतलब कि विभद्र प्रकार से घुस जाते हैं। तो वही बात जो इजराइल के अंदर रहने वाले मुसलमानों को भी गुस्सा आ जाता है। जाहिर सी बात है, अगर हमारे मंदिर के अंदर कोई भी हमारे सामने चप्पल या जूता पहन के घुस जाए तो जाहिर सी है कि हमें दुख होगा और पिटाई भी खाएगा। तो वही बात हुआ इजराइल के अंदर। इजराइल में यहूदी की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ मुसलमान भी है इजराइल में। वही इजराइल के अंदर जो मुसलमान था वो भी इजराइल के खिलाफ हो जाता है, और यूएनओ तो पहले से ही खिलाफ था, क्योंकि यूएनओ जो है एक पार्टीशन तैयार करवाया था कि इजराइल जो है फिलिस्तीन के मैटर पे कोई भी नया काम नहीं करेगा, ये बात हो जाता है। तो यही लड़ाई हो रही है अभी फिलिस्तीन और इजराइल के ऊपर। इजराइल पूरी तरह से भी फंस चुका है, क्योंकि इजराइल के अंदर से ही मुसलमान जो है विरोध कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, धार्मिक स्थल के बारे में क्यों। देश तो ठीक है, लेकिन देश के अंदर आप खुद जानते हैं कि धार्मिक लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है, वो अस्तित्व की लड़ाई होती है। अस्तित्व का लड़ाई हमेशा जीत होती है। तो यही बात हो रही है। हमास बार बार जो है
इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में हजार के लगभग में इजराइल सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। इजराइल ने भी युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं, इजराइल को तो हराना मुश्किल है इजराइल को हराना, क्योंकि इजराइल इतना ज़्यादा डेवलप है। इंडिया जो है इजराइल से हथियार खरीदता है, ड्रोन खरीदता है, बहुत चीज़ें खरीदता है, तो इसलिए इजराइल को हराना नामुमकिन है। इजराइल चाहेगा तो 1 मिनट में फिलिस्तीन को ख़त्म कर सकता है, 1 दिन में जो है फिलिस्तीन को ख़त्म कर सकता है इजराइल चाहे ले तो दोस्तों वही युद्ध का ऐलान हो चुका है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो कि कैसे लड़ाई का स्टार्ट हुआ। अब इस दोनों के युद्ध में आगे क्या होगा। भारत ने जो है इजराइल का साथ देते हुए कहा है कि हम इजराइल के साथ हैं। पूरी तरह से ओपनली नहीं बताया गया है भारत सरकार की द्वारा, बस पक्ष में है कि इजराइल के साथ है, क्योंकि भारत हमेशा ही आतंकवादी के खिलाफ है। लेकिन फिलिस्तीन करे तो करे क्या, उसके पास कोई भी चारा भी तो नहीं है। अगर वो नहीं करता है तो इजराइल इसे खा जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।